हेलो साथियों, नमस्कार, राम राम सा। स्वागत है आप सभी का धोरा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी को खमा गणी। दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूं बीएसटीसी प्री डीएलएड एग्जाम 2021 के लिए राजस्थान जीके का सेशन नंबर 1। दोस्तों, हमने बीएसटीसी या प्री डीएलएड एग्जाम को क्रैक करने के लिए जंग शुरू कर दी है और इस जंग में आप सभी शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, राजस्थान जीके से पूछे गए इंपॉर्टेंट पर्सन लेकर आया हूं जो पिछली बार पूछे गए थे। अब अगर आपने इसी साल बीएसटीसी या प्री डीएलएड का फॉर्म अप्लाई किया, यानी पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक अंदाजा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं राजस्थान जीके के। और जिन्होंने पिछले साल बीएसटीसी का एग्जाम दिया है वो कहेंगे मैं क्या देखा सर, माँ का ही काम को है। तो उनके लिए इसलिए काम का है कि उनको एक पता चलेगा कि बीएसटीसी 2020 में एग्ज़ाम दिया है, अब 2021 चल रही है, तो आपको कितने क्वेश्चन याद है, क्या आपने बीच में तैयारी की, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या ये सब चीज़ें आपको याद। अगर याद है तो आप लोग लाइव चैट में लिखिएगा। यहाँ पर देखिए, इस वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें आपको आंसर बताना है। अगर आपको सही आंसर आ रहा है तो आपको बताना है, गलत आ रहा है फिर भी बताना है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। अपने को प्रैक्टिस करनी है तो आप आंसर जरूर देना साथ में। चलो, और दोस्तों बता दूं, धोरा क्लासेस आपको बम्पर तैयारी करवा रहा है फ्री ऑफ कोर्स। आपको अच्छे से तैयारी मिलेगी, हर तरह के वीडियो सेशन आपको मिलते हैं। बेस्ट बुक कौन सी है, सिलेबस को कैसे तैयार करें, सबसे अच्छा स्कोर कौन से सेक्शन में कर सकेंगे, सबसे कम स्कोर किस में होता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सारी चीज़ें आपको धोरा क्लासेस बताएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा धोरा क्लासेस को आप सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करवाइए, ताकि फ्री में सबको स्टडी मटेरियल मिल सके। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपका उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए ना आप लोग। जैसे आप 12th क्लास में हो तो 12th क्लास आपने पास की है, आपके जो भी फ्रेंड है जो बीएसटीसी कर रहे हैं, प्री डीएलएड का एग्जाम देने वाले, उनको शेयर कीजिए। हर क्लास में 40-50 होते हैं, यानी हर आदमी के 40-50 फ्रेंड होते हैं जो क्लास फेलो होते हैं या क्लासमेट होते हैं, उनके साथ में शेयर करो, ताकि ज़्यादा बड़ा परिवार बने। धोरा क्लासेस का परिवार है वो बड़ा चाहिए। जैसे राजस्थान में धोरे होते हैं ना बड़े बड़े, वैसे ही धोरा क्लासेस का परिवार भी थोड़ा बड़ा होना जरूरी है। चलिए अब शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई। गुरुजी अब पढ़ा दो, चलो पढ़ाऊं। पहला क्वेश्चन देखिए, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा। देखिए, वैभवशाली एक राजस्थान में नगरी है जिसका नाम चंद्रावती है, और 11वीं 12वीं शताब्दियों में यहाँ पर किस वंश का शासक था ये आपसे पूछा गया है। वंश का नाम आपको बताना है। देख लीजिए फटाफट, और नीचे आपके सामने लाइव चैट खुला होगा। लाइव चैट में आपको बताना है दोस्तों कि क्या है इसका सही आंसर। कौन सा वंश है बताइए, वंश बताना है आपको इसमें। यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, आबू के परमार वंश का शासन था। कहां पर, चंद्रावती में। अब चंद्रावती कहां पर है, तो देखिए आबू से आपको याद रखना है, आबू से आपको याद रखना है, माउंट आबू के पास में स्थित है चंद्रावती नगरी। और दोस्तों, ये जो चंद्रावती नगरी है, यहाँ के पास में बनास, सूकली और सेवरनी नदी का संगम भी होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, आबू के परमार वंश का यहाँ पर शासन था, और चंद्रावती नगरी कहाँ पर है, ये माउंट आबू के समीप स्थित है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर था। आगे बताते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, इसको पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको पूजा क्यों जाता है बताइए। ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। इसकी पूजा की जाती है ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, एक संत के रूप में। क्षेत्रपाल, बताइए क्या होगा सही आंसर। यहां दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ग्राम के देवता के रूप में क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है, जो कि हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और क्षेत्रपाल के मंदिर भी मिलते हैं ग्रामीण एरिया के अंदर, शायद आपके आसपास भी होंगे, अगर है तो बताना मेरे को कमेंट करके। और ये दोस्तों ऐसे देवता थे जो न्याय करते थे, ठीक है, क्षेत्रपाल न्याय के देवता थे। और कई जगहों पर इनके लिए पशु की बलि दी जाती थी, याद रखना, क्षेत्रपाल जी के लिए पशु की बलि दी जाती थी पहले। फिलहाल तो आपको पता रोक लग गई है, बहुत सारा सुधार हो गया, अंधविश्वास टूट चुके हैं, तो बहुत सारे बदलाव भी आ गए हैं संस्कृति के अंदर। चलिए आगे बढ़ें, दोबारा बताता हूं।
ग्राम देवता के रूप में। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तंतवाद नहीं है? तंतवाद कौन सा नहीं है इनमें से? जिसके तंत नहीं हो, तंतु नहीं हो, जिसके क्या बोलते हैं, जो तार लगा हो, तार नहीं हो, ऐसा आपको वाद्य यंत्र बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। अरे ये तो आसान वाला क्वेश्चन है, ये तो पप्पूड़ा भी बताएगा। जल्दी बताओ भाई पप्पूड़ा, क्या होगा सही आंसर? क्या होगा रे सही आंसर, बताओ जल्दी। लाइव चैट खुला है ना, गुरुजी कट बतावा, लाइव चैट में बताओ ना, लाइव चैट में लिखो क्या लिखना है। और प्रश्न नंबर 3 है, सही आंसर क्या है वो लिखना है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर बताऊं क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर 1 है, तो 3 और 1 लिखना है, यानी तीसरे का 1। अलगोजा। अब देखिए दोस्तों, अलगोजा क्या है? अलगोजा क्या है? अलगोजा एक बांसुरी जैसा है जिसके अंदर 4 छेद होते हैं। इसके अंदर क्या नहीं होता? तंतु नहीं होता, तार नहीं होता है। बाकी सब में कामयाचा, जंतर और रावण हत्था, इन सब में आपने देखा होगा ऐसे तार बने हुए होते हैं जिनको ऐसे बजाया जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो इन सब में तंतु है, लेकिन अलगोजा है इसके अंदर तंतु या तार या तंत्र नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला बताना है। गुरुजी छोटा तो घना ही याद करेड़ा है, कौन सा है बताओ, जल्दी बताओ रे, लाइव चैट में बताइए क्या होगा। क्या होगा भाई? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? अरे ये पहले वाला, धौलपुर। धौलपुर, धौलपुर सबसे छोटा जिला किसका? राजस्थान का। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा जैसलमेर। अब यहां से क्या पूछेगा? यहां से पूछेगा इसका क्षेत्रफल कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर। 3034 क्या है? वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। अब पूछेगा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबको पता है कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा। क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। याद कर लेना इसको, पिछली बार छोटा पूछा, इस बार बड़ा पूछ सकता है आपसे। तो यहां पर हो जाएगा धौलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान का आपसे पूछा है, कौन सा है राजस्थान में? कहां पर है? जयपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कहां है बताइए जल्दी। सर्वोच्च संस्थान जो शिक्षा की योजनाएं बनाता है, उनका क्रियान्वयन करता है, उनका मूल्यांकन करता है, ये सभी शिक्षा से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी योजनाएं कहां से निकलती है? बताइए। पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। आगे चलकर आप टीचिंग करवाएंगे, लोगों का भविष्य बनाएंगे। जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में आपको जानकारी होना। यहाँ क्या होगा सही आंसर? यहाँ हो जाएगा दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ पर उदयपुर होगा, इस बात का ध्यान रखना। RSCERT उदयपुर, थोड़ा सा नोट कर लेना, यहाँ मिस्टेक है तो ध्यान रखिएगा। उदयपुर, उदयपुर में है सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान। किसके लिए? योजनाओं के निर्माण के लिए, मूल्यांकन के लिए। किसकी योजनाएं? शिक्षा की। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? कोटा में ऐसा कौन सा शासक हुआ है जिसके समय को कोटा स्कूल की चित्रशैली को उत्कृष्टता का काल माना जाता है? बताइए कौन सा शासक है? अरे जल्दी बताओ, लाइव चैट में बताना है। गुरुजी कहाँ बताना है? लाइव चैट में बताना है। चलिए किसके बारे में? कोटा स्कूल की चित्रशैली का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था, ये पूछा गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ा नहीं है तो फिर पता कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे नए हैं जिनको अभी तक चित्रशैलियों के बारे में नहीं जानकारी है। चलो मैं बता देता हूँ क्या होगा सही आंसर। यहाँ हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, महाराव उमेद सिंह प्रथम के काल में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सवाई जय सिंह ने। कौन कौन से स्थानों पर करवाया ये आपको बताना। देखिए समूह दिया हुआ है और सही समूह आपको यहां पर देखना है कौन सा है, बताइए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि महाराजा सवाई जय सिंह ने
कितनी जगह पर? 5 जगह पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया है। कौन कौन सी 5 जगह है? तो ये 5 जगह है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली में क्या करवाया था? वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। पूछा जाए कि जो जयपुर में जो वेधशाला उसका नाम क्या है? उसका नाम है जंतर मंतर। क्या है? जंतर मंतर। अच्छा, जंतर मंतर को आपको पता होना चाहिए कि 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। किसको? जंतर मंतर। जे फोर जंतर, एम फोर मंतर। कब किया गया? 2010 में। क्या? यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? कितने सदस्य चुने जाते हैं भारतीय संसद में? कुल सदस्य पूछे हैं यहाँ पर, कुल सदस्य पूछे हैं, राज्यसभा या लोकसभा के नहीं पूछे हैं। कुल बताना है। क्या होगा? लाइव चैट में बताओ, बहुत सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो लाइव चैट में बताओ क्या होगा। यहाँ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 35 सदस्य। 35 कैसे गुरुजी? हमने तो 10 का सुना है। कोई कहेगा सर हमने तो 25 का सुना है। अब देखिए कैसे, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर लोकसभा के अंदर कितने सदस्य होते हैं राजस्थान के? लोकसभा में होते हैं 25, और जो राज्यसभा है इसमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं 10। तो टोटल कितने हो गए? 35। बिल्कुल, तो 35 सदस्य होते हैं भारतीय संसद में राजस्थान के, लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर। अलग अलग भी पूछा जा सकता है, याद रखना। लोकसभा 25, राज्यसभा 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहा जाता है? भाई 1857 की क्रांति का केंद्र किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र पूछा है, सबको पता होगा इसके बारे में। स्कूल के अंदर 10वीं की किताब में छपा है, 11वीं की में छपा है, 12वीं की में छपा है, 8वीं में भी छपा है। बताइए। यहाँ हो जाएगा दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, नसीराबाद। नसीराबाद को क्रांति का केंद्र माना जाता है। नसीराबाद आपको याद रखना है। यहाँ पर कब हुई थी क्रांति की शुरुआत? कब हुई थी? 28 मई। 28 मई 1857 में क्रांति की हो गई थी शुरुआत। अच्छा, कौन सी फोर्स ने, कौन सी बटालियन ने? तो 15वीं नेटिव। 15वीं नेटिव याद रखना है। 15वीं नेटिव जो इन्फेंट्री बटालियन थी, उसके सैनिकों ने विद्रोह किया था सर्वप्रथम। और फिर क्या हुआ था? 18 जून को दिल्ली में जो विद्रोह चल रहा था उसमें ये लोग शामिल हो गए थे। ठीक है, चलिए। तो नसीराबाद आपको याद रखना है, क्रांति की शुरुआत, और डेट याद रखना आप लोग 28 मई 1857। चलिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है? बताइए। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी, बंगाल नहीं है, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है? काली सिंध और गंभीरी नदी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है सब लोगों का। कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं। चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च, गंभीरी, ये नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और यमुना नदी के माध्यम से इनका जल जो है वो कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फल्गुबाई संबंधित है। फल्गुबाई किससे संबंधित है? फल्गुबाई किससे संबंधित है? अरे फल्गुबाई का पूछा है, ये तो पप्पूड़ा भी बताएगा। बता पप्पूड़ा, लाइव चैट में बता, जल्दी बता भाई, क्या होगा सही आंसर? सब बताएंगे यार, इजी क्वेश्चन है ना, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। बताइए। इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, चरी नृत्य से फल्गुबाई संबंधित है और प्रसिद्ध भी है। ये एक सामूहिक नृत्य होता है दोस्तों। चरी नृत्य जो होता है, अपने सर पे जो चरी रखते हैं फिर सामूहिक नृत्य करते हैं, ऐसा कुछ है इसमें। और ये मुख्यतः गुर्जर और सैनी समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। याद रखना, गुर्जर और जो सैनी समुदाय होते हैं उनकी महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये दो जो स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, कहाँ पर है? आपने सुना होगा इनके बारे में, क्योंकि राजस्थान की शान जुड़ी हुई है इनसे।
बताइए क्या होगा सही आंसर इसका। सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में, सॉरी लाइव चैट में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने को। ओके, यहां हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़। कहाँ? चित्तौड़गढ़ कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों स्थित है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़, याद रखना है, दोनों का ही क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। कब बनवाए गए थे? तो 1440 से 1848, जब मोहम्मद खिलजी पर जो विजय का स्मारक के रूप में है इनको बनाया था। ठीक है, किसने बनवाया था ये? बताइए किसने बनवाया था? नरेश राणा कुंभा ने। मेवाड़ नरेश जो राणा कुंभा थे, इन्होंने बनवाया था ये। अच्छा, इसकी आपसे पूछी जाए कि जो विजय स्तंभ है इसकी हाइट क्या है, तो 120 फीट। कितनी है? 120 फीट इसकी हाइट है। कितने मंजिला? 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। ठीक है, और भारतीय वास्तुकला के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, याद रखना आपको, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? किस स्थान से संबंध है इनका? भील बालिका जो थी, कालीबाई जो शहीद हो गई थी, आपने इसके बारे में तो पढ़ा होगा, आई थिंक 5वीं क्लास या 6ठी क्लास में कालीबाई का लेसन आया हुआ है, तो पढ़ा होगा आपने। इनका संबंध है दोस्तों रास्तापाल से। कहां से है? रास्तापाल से इनका संबंध है। 19 जून 1947 को रास्तापाल नामक स्थान पर शिक्षक सेगा भाई को बचाते हुए ये शहीद हो गई थी। किसको बचा रही थी? सेगा भाई, याद रखना भाई, सेगा भाई को बचाते हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेगा भाई को बचाते हुए 19 जून 1947 को। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात पूछा आपसे, आना चाहिए रे लिंगानुपात, तो आपने याद किया होगा 10वीं क्लास में। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, बिल्कुल याद किया है सबने। हाँ गुरुजी, वो तो घणो ही शोर है। क्या होगा सही आंसर? बताओ जल्दी बताओ। 928 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 928। ठीक है, अगर 2001 का पूछ लिया जाएगा फिर क्या करोगे? अरे गुरुजी यहाँ तो फंस जाएंगे। नहीं, फंसना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है? 921। 921 कब था? 2001 में, फिर बढ़ा, यानी 7 महिलाएं और बढ़ गई, और कितना हो गया? 928। चलिए आगे बढ़ें। भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? भोराट का पठार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? बताइए जल्दी, कौन कौन से जिलों में है भोराट का पठार? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आ गया, बिल्कुल बिल्कुल आ गया ना, उदयपुर राजसमंद। दो, ये जो 2 जिले हैं ना, उदयपुर और राजसमंद, इनमें भोराट का पठार फैला हुआ है। ये आबू के बाद में है ना, आबू का जो पर्वत खंड है, आबू का जो पर्वत खंड है ना, इसके बाद ये दूसरे नंबर का पठार है, सबसे ऊंचा। याद रखना, आबू वाला 1 नंबर और बोराट पठार 2 नंबर पे है। इसको याद रखना है आपको अच्छे से। और ये कहाँ पर है? ये उत्तर पश्चिम में है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में है ना। गोगुंदा और जो कुंभलगढ़ है ना, उसके ये बीच में है। अगर आपसे औसत ऊंचाई पूछे कि गुरुजी औसत ऊंचाई क्या है बताओ, ये भी बताओ, यानी ये छोटी मोटी मिलाकर जो है ऊपर नीचे करके औसत पूछे, तो क्या बताओगे? 1225। औसत कितनी है? 1225। अब कहीं पर ऊंचा भी होता है तो कहीं पर नीचा भी होता है, ये पठार है ना, इसलिए। गुरुजी सीधो कौन है? नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं होगा। चलो अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े सबसे कम साक्षरता दर के हैं? कौन से जिले हैं जिनमें सबसे कम साक्षरता दर है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। बताइए क्या होगा सही आंसर? सही आंसर पता चल गया होगा सबको, बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर 3 जालोर और सिरोही। जालोर और सिरोही में सबसे कम साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी यहाँ पर भी सुधार हुआ है, जब अब जनगणना वापस आंकड़े आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जालोर सिरोही भी कम नहीं है। जो जालोर और सिरोही वाले हैं ना, वो लिख दीजिए कमेंट में जय हो। चलिए इसके बारे में और क्या जानकारी चाहिए आप लोगों को? राज्य की कुल साक्षरता पता है क्या? कुल साक्षरता 66.1%। नोट करना, यहाँ पूछ लेते हैं कभी कभार, सीधा पूछ लेते हैं। अच्छा एक बात और पूछता हूँ, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कौन से जिले में है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कौन से जिले में है बताइए? झुंझुनू। कौन से में है? याद रख लेना रे, झुंझुनू। झुंझुनू, जो झुंझुनू पकड़ाते हैं ना, वही झुंझुनू। ऐसे करके याद कर सकते हैं ना आप इसको। चलिए,
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये 15 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, आगे के वीडियो सेशंस में और करवाता जाऊँगा, टेंशन मत लेना, यूँ मत कहना कि गुरुजी थोड़ा ही कराया हो, और करवा दूंगा, चिंता मत करो, आगे वीडियो सेशन आते रहेंगे। बस एक मेरी बात आप मान लेना, आपके जो भी फ्रेंड है ना जो BSTC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो फॉर्म अप्लाई जो लोग कर रहे हैं, उनको ज़रूर बता देना आप लोग कि भाई धोरा क्लासेस आपके लिए BSTC की फ्री में तैयारी करवा रहा है। एक बार चैनल पर विजिट करें, वीडियो सेशन देखें, उनको अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई थोड़ा सपोर्ट कर दो आप लोग, बाकी मैं बस आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस आप सपोर्ट दिखा दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। आपके फ्रेंड है ना, आपके हर एक स्टूडेंट के 10-12 फ्रेंड होते हैं, लड़की के 10-12 सहेलियाँ होती है, उन सबको आप शेयर कर दो कि भाई मैं तो यहाँ से स्टडी करती हूँ, आप भी कर लो। देखिए दोस्तों, दो चीज़ें आपको करना है, आपको खुद को भी पढ़ना है और यहाँ से भी पढ़ना है, ठीक है। गाइडेंस के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आप याद रखोगे चीज़ों को, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। जो भी अच्छे टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से ज़्यादा आते हैं, सब चीज़ें समझाऊंगा धीरे धीरे, आप चिंता मत करो। और कोई बड़ा सवाल हो तो आप कमेंट कर देना, बिल्कुल मैं जवाब दूंगा आपको, है ना। कमेंट कर देना आपका कोई बड़ा सवाल हो तो। अच्छा, अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। जो मैंने आपको बताया था कि महिमा ऑनलाइन सर्विस जो है ना, महिमा मैम की जो सर्विस है, आप वो ले सकते हो और घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर एक वीडियो होगा वो देख लेना, उसमें मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। जेन्युइन है, ईमानदारी से काम करते हैं, सही फीस है इनकी। जो ई-मित्र की फीस होती है ना वैसे ही ये लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो आप आसानी से इनसे आवेदन करवा भी सकते हैं। चलिए, अच्छा टेलीग्राम वाला चैनल मैं भूल जाता हूँ बताना, ये ज्वाइन कर लेना आप लोग, ये ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको अपडेट मिलती रहेगी, एग्जाम कब है, डेट कब आएगी, सारी चीज़ें, नोट्स, PDF, MCQ जो भी हम आपको देंगे वो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो ये टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।